लेकिन आज हम एनसीईआरटी के वास्तुगत हिस्ट्री चैप्टर 3 करने वाले हैं, जो आप लोग के लिए बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आइए उसका देखते हैं। देखिए, जो चैप्टर 3 है बौद्ध जाति तथा इसमें बौद्ध जाति और सामाजिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और कौन से समाज के बारे में? वो महाभारत के समय से लिया गया है, ठीक है। और इसका अगर समय पूछता है कि क्या समय था, तो आप ये समय कर सकते हैं। ये कवर चेंज कर देते हैं, ठीक है। लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के बारे में, कौन से जाति थे, कौन सा वक्त था, कौन सा बुद्ध था, इस सब के बारे में हमको एक एक करके देखना है, ठीक है। ऐसा किया जाए। देखिए, छोड़ सा अब इतना लंबा समय में आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में बहुत से परिवर्तन हुए। कुछ ऐसा ही परिवर्तन हुआ होगा जो समाज पे अपना प्रभाव भी छोड़ा होगा, हुआ होगा, ठीक है। तो उसी को एक एक करके देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। महाभारत का संरक्षण संस्करण, यहाँ से शुरू करना है। ये जो हमको महाभारत का, देखिए यहाँ पे टॉपिक दिख रहा होगा, 1919 में पर कैसे लिखा है कि इसको संस्करण कैसे तैयार किया उसके बारे में देखते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी सुधाकर है, जो एक अच्छे संस्कृत के विद्वान हैं, ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना हुई। अनेक विद्वान ने मिलकर महाभारत को एक समूचनात्मक संस्करण तैयार किए, ठीक है। उसका मतलब एक जिम्मा उठाया कि हाँ, इसका एक सबको, जैसे पांडव कौरव में युद्ध हुआ, जो जीते, ये सब का राजधानी के लिए हस्तिनापुर की लड़ाई हुई थी। हस्तिनापुर एक राजधानी, उसी की लड़ाई ये सब हुई थी पांडव और कौरव में। उसी सब के बारे में यहाँ पे चर्चा करना, ठीक। देखिएगा इसमें इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे। तो आरंभ में देश के विभिन्न भागों में भिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृति पांडुलिपि के एकत्रित किया गया था, ठीक है। पांडुलिपि में एकत्रित किया गया था। आपसे पूछ सकता है किस लिपि में एकत्रित किया गया था ऑब्जेक्टिव में, तो आप ये लिखिएगा पांडुलिपि में। और परियोजना पर काम कर जितने भी विद्वान काम करते थे, तो ये जो पांडुलिपि में स्वरूप का तुलना करने के लिए एक तरीका निकाला, और उन स्वरूपों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए। जैसे आपके पास 10 बुक है एक ही सब्जेक्ट का, एक ही क्लास, तो अब इसमें से ये देखना है कि कौन सा सब में कॉमन है, उसको अलग किया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पांडुलिपि, ठीक है। देखिए दिखाते हैं। स्वरूपों को तुलना करने के वही काम किए जो अभी आपको हम बताए थे। 10 बुक है तो 10 में से जो सेम है उसको निकाला, और उन स्वरूपों को चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपि में पाए गए थे, और उनका प्रकाशन 13,000 पुष्प में अनेक ग्रंथ खंडों में किया। कितना पेज में? 13,000 पेज में। अनेक जो खंड हैं, खंड मतलब जैसे पार्ट क, ख, पार्ट ए, बी, सी होता है ना, वैसे। और इसको परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष हो गए। कितना लगे हैं? 47 वर्ष, 47, ठीक है। पहली संस्कृति के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल में से होकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपि में समानता देखने में आई। देखिए कह क्या रहा है, आप लोग हम बताएं कि कब से शुरू हुआ है, 1921 से, सॉरी 1919 से। देखिएगा, और देखिए अभी कहना क्या है, इसमें जो समूचे जो उपमहाद्वीप है, तो उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में केरल, सभी पांडुलिपि में समानता नजर आई। जैसे यहाँ पे हो गया, मान लीजिए ऊपर में हम उत्तर मानते हैं, तो यहाँ पे नेपाल कश्मीर मान लेते हैं, यहाँ पे केरल मान लेते हैं, तो दोनों में सब इक्वल थी। जो भी चीज़ यहाँ हुआ है वही चीज़ यहाँ हुआ, ये देखने को आया, ठीक है।
दूसरी बात जो स्पष्ट हुई थी, कलर चेंज कर देते हैं। दूसरी बात जो स्पष्ट यह थी कि उस शताब्दी के दौरान महाभारत के प्रश्न में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने है। कुछ क्षेत्रीय प्रभेद भी क्या हुए, उभर के सामने है। और इन जो प्रभेद का संकलन मुख्य पाठ के पाठ्यनिक परिशिष्ट के रूप में किया गया, ठीक है, पाठ्यटिप्पणी के रूप में किया गया। आइए आगे देखते हैं। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों को ब्यौरा देता है। जो 13,000 पृष्ठ हैं, इन आधे से अधिक इस चीज़ का क्या देते हैं, मतलब एक डिटेल जानकारी देते हैं। ब्यौरा मतलब यही होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गुट प्रक्रियाओं के घोतक हैं जिन्हें परिभाषाई प्रभाव और रचीवे स्थानीय विचार आचरण के बीच स्वांत कायम करके सामाजिक इतिहास का रूप दिया। एक तरह से देखा जाए तो ये जो प्रभेद हैं वो उन गुट के लिए घोतक हैं जो परिभाषावी परंपरा रचीवे स्थानीय विचार के आचरण के बीच स्वांत काम करके सामाजिक इतिहास का रूप दिया था। यह स्वांत धूड और मक्ते दोनों को ही चिन्हित करती है। स्वांत है धूड, मतलब एक धूड निश्चय का लेना हम लोग नहीं करते हैं, और मक्ते दोनों भी क्या करती है, चिन्हित करती है। इन सभी प्रक्रिया के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मण उन्हीं के लिखे गए हैं। अच्छा, हम लोग कोई भी जानते हैं तो जो संस्कृत में लिखे गए हैं, अब वो कोई भी देखिएगा रामायण महाभारत तो संस्कृत में नहीं लिखेगा, बाद में इसको अपने हिंदी में या किसी भाषा में ट्रांसलेट कर लीजिए। स्टार्टिंग में कोई भी ग्रंथ है ना बाबू, कोई भी ग्रंथ हो तो उसको कौन सा भाषा में लिखा गया, संस्कृत, ठीक है। और ये देखो हम संस्कृत भी लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, ये हम लोग का आदत हो चुका है। अब क्या करोगे, आगे देखते हैं। देखो लिखा हुआ संस्कृत में उन्हीं के लिखेगा। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुसरण करते समय इन ग्रंथों को सही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि, देखिए पर सुनिए अब क्या बोले, 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहला बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों पर मतलब एथिक होते इन ग्रंथों को सही तौर पर समझा। भाई ये ग्रंथ कह क्या रहे हैं ये तो समझ में आए। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है वास्तव में उसी तरह से व्यवहार में आ जाता होगा, और माने कि जो बुक में लिखा है ग्रंथ में उसी तरह से इसको उपयोग भी किया जाता है। व्यवहार में आना मतलब उपयोग करना। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपरा का अध्ययन किया। कौन कौन बाबू, पाली, ये भाषा याद रखिएगा, पाली, प्राकृत और तमिल। पाली प्राकृत आपका मगध क्षेत्र में हो गया, मतलब पटना गया तब, और तमिल आपका साउथ का हो गया। इन अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि आर्योदर्शक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, और इन अध्ययन से ये भी स्पष्ट हुआ कि जो अधुंसक मूलक यदि संस्कृत ग्रंथ है ये आमतौर पर आधिकारिक माने जाते हैं, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था। किस दृष्टि से, प्रश्नवाचक दृष्टि से। एकदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी, और मतलब इनकी देखिए कोई भी चीज़ है उसका तो अपोजिशन हो, मतलब अपोजिट में बोलेगा ही, विरोध होता ही है। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहास के पूर्ण निर्माण की व्याख्या करते हैं तो हम इस बात को ध्यान रखना होगा। तो जब हम लोग सामाजिक इतिहास का निर्माण की व्याख्या करते हैं तो कुछ बात ध्यान भी रखना होता है, ठीक है। वधूते विवाह, आइए इसको देखते हैं। वही देखिए टॉपिक दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है नहीं होता है, जैसे चीज़ भी बताएंगे पर समझिए, पर यहाँ पे देख लेते हैं उसके बाद हम समझाएंगे। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार करते हैं, किंतु आपने देखा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। ये तो सबको पता है कि कोई परिवार कैसा भी है, कुछ सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। परिवार एक जनों को गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ता, उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है, और एक दूसरे से जो उनका रिश्ता है, उनका जो क्रियाकलाप है उसमें भी भिन्नता होती है। देखिए
किसी के घर में कोई 6 बजे सुबह में उठ जाता है, कोई 7 बजे उठता है, कोई 10 बजे भी उठता होगा, है कि नहीं? तो सब में भिन्नता है ना। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन अन्य संसाधनों को आपस में विवाद को इस्तेमाल करते हैं। कई बार ये भी सही है, एक ही परिवार के लोग जो भोजन है और अन्य संसाधन आपस में विवाद को इस्तेमाल नहीं करते। जैसे घर में एक बाइक है, उसी बाइक को सबको यूज करेगा, नहीं होता है। और एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, उसी से अपना चलता है। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है। परिवार क्या होता है? एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिनमें हम संबंधी करते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। और इसको जैसे हम परिवार को एक समूह का हिस्सा कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? संबंधी कहते हैं। इन्हें हम संबंधियों की जाति समूह भी कह सकते हैं, ठीक है? संबंधियों का जाति समूह भी कह सकते हैं। परिवार के जो रिश्ते रहते हैं नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है बताते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे एक आपका भाषा है नैसर्गिक और रक्त संबंध। जो परिवार का रिश्ता मतलब जो खून का रिश्ता है उसी को रक्त संबंध कहते हैं, उसी को नैसर्गिक भी कहते हैं। किंतु इस संबंधों को परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाज में भाई बहन से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। कुछ समाज में नहीं कि भाई बहन है और रियलिटी देखे तो मतलब जैसे भाई बहन को ही माना जाता है, बाकियों को नहीं माना जाता। लेकिन आर्थिक समाज में इस संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवार के बारे में भी जानकारी आसानी से मिल जाती है। जब आरंभिक समाज के हम इति देखेंगे तो इतिहासकार के विशिष्ट परिवार के बारे में भी जानकारी आसानी से मिल, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों का पूर्णिमान करना मुश्किल हो जाता है। देखिए इतिहासकारों का तो मिल जाए, लेकिन सामान्य लोगों का बहुत दिक्कत हुआ है। आइए समझते हैं इसको। इतिहासकार परिवार और बौद्धता तब्दीली विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इतिहासकार परिवार और बौद्धता पर भी क्या करते हैं? विश्लेषण, मतलब उसको डिफाइन करते हैं, उसका विवेचना करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों को सोच का पता चलता है। इसके अध्ययन से क्या होता है? लोगों को सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों को क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा, इसी तरह व्यवहार ने। लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये जो विचार है क्रियाकलापों का प्रभावित किया होगा। नहीं समझे तो समझिए, हम अपना एग्जाम्पल देते हैं, बुक का छोड़िए। जैसे एक हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो उनका एक बुक है एग्जाम वॉरियर। वो बच्चे का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसी पे एक बुक बनाए हैं, एग्ज़ाम वॉरियर। तो बच्चे बहुत आदमी पढ़ता है बुक, क्यों? क्योंकि उनमें उनका विचार है, उसी को जानने के लिए। ऐसे इतिहासकार को विचार जानने के लिए तो पढ़ते हैं तो उनका सब कुछ मिल जाता है इतिहासकार का, लेकिन आम आदमी का कोई जानकारी नहीं मिल पाता। आइए पितृवत्सक व्यवस्था का आदर्श क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए जब आप इस पे बात करते हैं, क्या हम उन बिंदुओं को निर्देशित कर सकते हैं? क्या हम उन बिंदुओं को निर्देशित कर सकते हैं जब बौद्धता के रिश्ते में परिवर्तन है? मतलब जो भाई बौद्धता मतलब भाई कह सकते हैं, मतलब तो एक स्तर पर महाभारत इसकी कहानी है। देखिए हम महाभारत का पढ़ना स्टार्ट किए थे, उसी में कहानी यह बांधव के दो दल कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष की चिंतन करती है। जब हम वीडियो शुरू किए थे उस समय आपको बताए थे कि एक राजधानी हस्तिनापुर को लेकर ये हुआ था। देखिए यहाँ पे ये दो दल दिख रहा है, और कौन वंश से ये संबंधित है पूछा गया है गौरवों का, तो कुरु वंश से संबंधित है, ठीक है। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजय हुआ। और ये संघर्ष देखिएगा भाई भाई में ही युद्ध होना, और जिसमें क्या हुआ? पांडव विजय हुआ। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। पितृवंशिक मतलब होता है वंश परंपरा। वंश परंपरा क्या होता है? दादाजी से आपके पापा का, पापा से आपका, फिर आपसे आपका बच्चे का। अब एक पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना पहले से भी मौजूद थी, लेकिन जो पितृवंशिकता महाकाव्य है
इसकी रचना पहले से भी क्या थी, मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस शब्द को और शुरू थी, मतलब इसको और अच्छा किया। जो महाभारत के कथा वस्तु थे, पितृवंशिकता के में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उन संस्थानों पर अधिकार जमा सकते थे। मतलब जो पिता के हैं उन पर अधिकार जमा सकते, आज भी तो वही होता है ना, होता है। अरे गधा साहब, बाबूजी के 10 कट्ठा खेत है, 10 बीघा खेत है, तो पापा नहीं रहेंगे उसके बाद किसका कब्जा होगा, नंद देगा सब, बहन नहीं होता। अब आगे देखते हैं। अरे बाबर अकबर पढ़ा सके नहीं था, तो क्या हुआ था, बाबर के बाद हिमायू के अकबर, उस समय भी तो ये होता था। तो इसमें आगे देखो, अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। अधिकतर, सब 90% यही करता था बाबू। बाबू जी हैं, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, यही होता था। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी तनी मनी। और देखते हैं, कभी पुत्र के न होने पर, हम क्या बोल रहे हैं पहले ही, तनी मनी, हालांकि सब वही था। पूरा इतिहास पढ़ोगे ना तो वही मिलेगा। कभी पुत्र के न होने पर एक बार दूसरे को उत्तराधिकारी हो जाता था। देखो, इसको लाइन को पढ़े आप लोग को हाईलाइट करते हैं, उसके बाद समझाएंगे क्या है ये। देखो क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? हाँ, ना दिख रहा है ना, देखो दिख रहा होगा, मैं तो आके याद करो। चश्मा का नंबर बढ़ाना, जिसके पास चश्मा हो और जिसके पास ना हो, नहीं तो चुपचाप देखो। अगर देखो किसी के पास बेटा ही नहीं है तो भाई को नहीं उत्तराधिकारी बनाएगा, वही करेगा। तो कभी वधु सिंहासन पर अपने अधिकारी जमाते थे। अब कोई ना है खानदान में, भाई हो ना हो तो क्या करेंगे, कौन अधिकारी है जो सेवा कर रहा है उसी को नहीं जमाएंगे, बैठूँ। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्रियाँ जैसे भारतीय गुप्त सत्ता का उपयोग करती थी। अब कुछ औरत होती है मुझे नहीं जानता है, हमू बनेंगे रानी, तो वो भी बनती है, जैसे भारतीय गुप्त थी, इनका अलग कहानी, इसको बाद में समझेंगे। अब देखो, पितृवंशिकता का प्रति झुकाव शासक परिवार के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद, देखो ऋग्वेद में 4 वेद है, वो बाद में देखेंगे। ऋग्वेद जैसे कम कांदीय ग्रंथों के मंत्रों में भी यह बात स्पष्ट होती है कि यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते हैं। अब का सब तो हो गया। देखो होता क्या समझो, कोई भी चाहता है कि हमारा बेटा राजा बने, उसके बाद ओकर बेटा, देखो अभी एगो एग्जाम्पल देते हैं, अमित शाह के बेटा जय शाह अभी ICC का अध्यक्ष बना हुआ है। इक्को दिन मैच नहीं खेला होगा, बैट पकड़ने आता कि ना आता ना जानते हैं, तो ये क्या कहोगे, समझा? आगे देखते हैं। ठीक है, सुनो, अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा सा कुछ यहीं भी बताना। उत्तम पुत्रों का प्रजनन क्या होता है ये देख लेना तुम लोग, ठीक है? एकदम नहीं भी बताएंगे तो देख लेना, लेकिन हमको पता है तुम गला देखेगा समझ। इस ऋग्वेद में एक मंत्र का अशुद्ध होता है जो संवत 1000 ईस्वी पूर्व जोड़ा गया था, ठीक है? कि मैं यहाँ से मुक्त करता हूँ कि तू वहाँ से नहीं, ये सब तुम पढ़ लेना, ठीक है? इसमें कुछ है नहीं, एक बार देख के जाना ऐसे, यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए नहीं बताया, आता तो बता देता, ठीक है? अब देखो विवाह के नियम क्या थे। देखो एक सिंपल बात है, विवाह के बहुत सारे नियम होते हैं, हिंदू धर्म में अलग होता है, मुस्लिम धर्म में अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, कन्या का भेद का अलग होता है, सबका एक नहीं होता। तो क्या नियम था, क्या नियम नहीं था, ठीक है, इसको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अब बहुत के मन में चल रहा कि सर ब्याहवा के नियम आज ही बता देते हैं, यही से आज नहीं बताएं तुम ही लोग के चक्कर में, इसको कल बताएंगे। हमको पता है तुम लोग के बहुत के दिमाग में बात है, गधा सब पढ़े पे ध्यान दो नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाएगा सब, ठीक है? किसी का कम आया मार्क्स तो समझ लेना, ठीक है? आज के इतना ही। बहुत हाँ वीडियो नहीं आ रहा था, अब लोग को बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा, कंटिन्यू करेंगे ऑब्जेक्टिव भी। आज के इतना ही।